Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। 20 अप्रैल के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी कि एनडीएमसी ने जहांगीरपुरी इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। निगम का दावा यह था कि अतिक्रमण के खिलाफ चलाई गई मुहिम का हिस्सा है ये। वहीं इस कार्रवाई के आलोचकों का यह कहना था कि तोड़फोड़ 16 अप्रैल को हुए बलवे के बाद बदले की कार्रवाई है, क्योंकि इसे लेकर कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। आज ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बार फिर उछले। हम अदालती कार्यवाही की बात करेंगे, वकीलों की दलीलें और अदालत के प्रश्नों और टिप्पणियों पर भी बात करेंगे। दिन की बड़ी खबर में यह सब होगा, लेकिन शुरुआत की जाएगी दिन की सुर्खियों से। पहली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आज देश को संबोधित किया। आमतौर पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं देश को। बस फर्क इतना था कि प्राचीर से संबोधन नहीं था, मगर यह पहला मौका जरूर था जब किसी प्रधानमंत्री ने सूर्यास्त के बाद लाल किले से भाषण दिया। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक लाल किले से ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की फांसी का फरमान सुनाया था। इसी वजह से प्रकाश पर्व के दिन कार्यक्रम स्थल के तौर पर लाल किले का चुनाव हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 400 सिख जत्थेदार परिवारों को आमंत्रित किया गया था। दूसरी सुर्खी गुजरात से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। रूस यूक्रेन संकट के बीच कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। उससे पहले जॉनसन गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले सुबह सुबह वो साबरमती आश्रम गए, जहां बापू की श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने। चरखा चलाते हुए भी उनकी तस्वीरें आई। साबरमती आश्रम के बाद वो बिजनेसमैन गौतम अडानी से मिलने अडानी टाउनशिप भी गए। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को लेकर बात हुई। इसके बाद जॉनसन पंचमहल जिले पहुंचे, जहां हालोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। जेसीबी में सवार होते हुए उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, कई कैप्शंस दिए गए इंटरेस्टिंग। जिस यूनिट का उद्घाटन बोरिस जॉनसन ने किया, वहां बैकहो लोडर, जिससे आजकल बुलडोजर कहा जा रहा है, उसका निर्माण होता है। उसके साथ कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण भी बनाए जाएंगे। जेसीबी ब्रिटेन की कंपनी है। 650 करोड़ की लागत से बना ये भारत में जेसीबी का 6ठा प्लांट है। अब कल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राजनयिक मसलों के अलावा रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जॉनसन को साल 2020 में ही भारत आना था, मगर कोरोना महामारी से उपजी स्थितियों की वजह से दौरा टल गया। 2021 की शुरुआत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन तब भी कोरोना बाधा बन गया। 2021 में ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक वर्चुअल समिट किया था। भारत ब्रिटेन में 5300 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर सहमत हो गया है। अब इसे भी 2035 तक के एजेंडे में शामिल कर लिया जाएगा। अगली सुर्खी चर्चाओं से जुड़ी है। चर्चा है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर का कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार मिलना जारी है, बैठकें चल रही हैं। आज भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के कोर नेताओं की मौजूदगी में करीब 600 स्लाइड्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक रोड मैप पेश किया। खबर है कि प्रशांत किशोर यानी पीके 2 मई को कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीके ने अपने ब्लूप्रिंट में पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटने, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और स्थायी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा है। गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने और पार्टी के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक पीके के प्रेजेंटेशन की शुरुआत महात्मा गांधी के कोट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन नॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई विद द नेशन, इससे हुई, जिसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ राष्ट्र के साथ मर सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी बैठक हो चुकी है। अगली सुर्खी फिर गुजरात से है। कांग्रेस को समर्थन करने वाले दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई गुजरात पुलिस ने नहीं बल्कि असम पुलिस ने की है। कल देर रात गुजरात के पालनपुर के सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया उन्हें। पुलिस ने उन्हें सुबह 4:30 बजे फ्लाइट के जरिए अहमदाबाद से असम ले जाने का काम किया। मेवाणी समर्थकों का आरोप है कि उन्हें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। मेवाणी की गिरफ्तारी ट्वीट को लेकर के हुई है एक, जिसमें कथित तौर पे उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं,
उनको गुजरात में सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ शांति और सद्भाव की अपील करनी चाहिए। इसी के विरोध में असम के कोकराझार जिले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मेवाणी के खिलाफ धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश, धारा 153A यानी कि दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A, 504 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। मेवाणी के ट्वीट को लेकर भी ट्विटर के जरिए उसे हटवा लिया गया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी, आप स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग असहमतियों को दबाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सत्य को कैद नहीं कर सकते। डरो मत, सत्यमेव जयते का हैशटैग भी इस्तेमाल कर दिया। आखिरी सुर्खी ये जम्मू कश्मीर से है। बारामूला में आज सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। तड़के सुबह से जारी मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 12 लाख रुपए के इनामी आतंकी यूसुफ कांतरू को मार गिराया गया है। कुल 5 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें उस्मान और फैजान नाम के पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल थे। अन्य 2 आतंकवादियों की पहचान बडगाम के अहमद शेख और बारामूला के फैसल अहमद डार के तौर पर की गई। 5 में से 1 आतंकवादी नाबालिग भी बताया जा रहा है। लश्कर का मारा गया आतंकी कांतरू बीते महीने बडगाम में एक पुलिस एसपी और उसके भाई की हत्या में भी शामिल बताया जाता है। उसी ने 23 सितंबर 2020 को बीडीसी चेयरमैन सरदार भूपिंदर सिंह की हत्या भी की थी। इसके अलावा कई नागरिकों की हत्या में वो शामिल रहा था। इस बीच इस मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक भी घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 20 अप्रैल के दिल एलन टॉप शो में हमने आपको यह भी बताया था कि सुबह 11 बजे के करीब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया था कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाकर रखी जाए। बावजूद इसके कम से कम 2 घंटे तोड़फोड़ की कार्रवाई होती रही, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना था कि उसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मिला ही नहीं, जबकि न्यायालय का आदेश लगभग तुरंत सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक हो चुका था। आज इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में फिर से सुनवाई हुई। बेंच पर आसीन थे जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई। इनके समक्ष जमीयत उलेमा हिंद की 2 याचिकाएं थी, एक जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को लेकर और दूसरी जिसमें जमीयत ने देश के दूसरे सूबों में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी का मामला न्यायालय के समक्ष तब आया था जब वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने मेंशनिंग आवर्स के दौरान जिक्र किया। इसका मेंशनिंग आवर्स के दौरान न्यायालय के समक्ष ऐसे मामलों का जिक्र किया जा सकता है जिनमें त्वरित सुनवाई की आवश्यकता हो। दवे आज की जिरह में भी शामिल थे। उन्होंने सवाल किया कि अगर प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना ही चाहता है तो दिल्ली के सैनिक फार्म्स या गोल्फ लिंक्स क्यों नहीं जाता? वहां हर दूसरा घर एक अतिक्रमण है। प्रशासन इन लोगों को छूना भी नहीं चाहता, लेकिन गरीबों को निशाना आसानी से बनाता है। दवे ने यह कहा, दिल्ली में 731 अवैध कॉलोनियां हैं जहां लाखों लोग बसते हैं, लेकिन आपने एक ही कॉलोनी को चुना क्योंकि आप एक ही समुदाय को निशाने पर लेना चाहते हैं। दवे ने न्यायालय में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा NDMC महापौर राजा इकबाल को लिखे खत का जिक्र भी किया। इसे गुप्ता ने 19 अप्रैल को ट्वीट किया था। साथ में लिखा था कि जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले दंगाइयों को स्थानीय आम आदमी पार्टी MLA एवं निगम पार्षद का संरक्षण प्राप्त है। आज नॉर्थ DMC के महापौर एवं कमिश्नर को पत्र लिखा कि दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। इस खत को लेकर दवे ने सर्वोच्च न्यायालय में सवाल किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी सूबे का भाजपा अध्यक्ष निगम आयुक्त को एक खत लिखकर तोड़फोड़ शुरू करने के लिए कह दे और इसके बाद कार्रवाई शुरू भी हो जाए। पुलिस और प्रशासन संविधान से बंधे हैं, न कि किसी भाजपा नेता के लिखे पत्र से। दवे ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, क्योंकि यह सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा। अब हर दंगे के बाद समाज के एक हिस्से को बुलडोजर से निशाने पर लिया जाता है और जैसे स्टेट पॉलिसी का यह हिस्सा बन गया है। दवे ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 343 का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी की संपत्ति में तोड़फोड़ से पहले सुनवाई के लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, माने सुनवाई का अवसर। बावजूद इसके तोड़फोड़ की कार्रवाई जल्दबाजी में हुई और बिना नोटिस, जबकि दुकानें और घर 30 साल पुराने हैं। इस पर बेंच ने सवाल किया कि क्या 20 अप्रैल के रोज हिंदुओं की संपत्ति को नहीं तोड़ा गया? तब उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो आंकड़े भी पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खरगोन में हुई तोड़फोड़ में 88 प्रभावित हिंदू थे और 26 मुस्लिम। मेहता ने यह भी जोड़ा कि उन्हें यह आंकड़े देते हुए दुख होता है और वो इस तरह का बंटवारा नहीं चाहते, नहीं सरकार ऐसा चाहती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के दबाव के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा।
मेहता ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में प्रभावितों को 2021 और 2022 में भी नोटिस जारी किए गए थे। जहांगीरपुरी में बिना नोटिस कार्रवाई के सवाल पर मेहता ने कहा कि नोटिस दिए गए थे, अतिक्रमण हटाने को लेकर अदालती आदेश भी मौजूद हैं। जिनका नुकसान हुआ वो अदालत इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें नोटिस दिखाने पड़ते, तभी एक दूसरे संगठन ने याचिका लगाई है। मेहता ने यह भी कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में यह व्यवस्था है कि अगर कोई गुमटी, चेयर या बेंच इत्यादि एक्ट के विरुद्ध सार्वजनिक रास्ते पर रखी हो तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के हटाया जा सकता है। इस पर जस्टिस राव ने प्रश्न किया कि 20 अप्रैल को ही कार्रवाई में क्या सिर्फ स्टॉल, चेयर और टेबल इत्यादि हटाए गए, यही सब शामिल थे? इस पर मेहता ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते और फुटपाथ पर जो भी कुछ था उसे हटाया गया। तब जस्टिस गवई ने एक बार सवाल और कर दिया कि स्टॉल, चेयर, बेंच और खोखे हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ गई? तब मेहता ने जवाब दिया कि न्यायालय ने यह ठीक ही कहा कि बुलडोजर की आवश्यकता इमारतों के लिए होती है और इमारत मालिकों को नोटिस दिए भी गए थे। तब जस्टिस गवई ने ध्यान दिलाया कि अगर कानून ये कहता है कि कोई काम एक तय प्रक्रिया के तहत होना है तो प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। कानून में अपील के माध्यम से राहत का प्रावधान है और 5 से 15 दिन का समय भी दिया जाता है। मेहता अपनी बात पर टिके रहे कि इमारतों को नोटिस दिए गए थे। उन्होंने कई बार सुनवाई के दौरान दोहराया। बेंच ने गणेश गुप्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का भी रुख किया। इसके बाद गणेश गुप्ता की दुकान का हिस्सा 20 अप्रैल को ढहा दिया गया था। गुप्ता का कहना था कि उनके पास दस्तावेज हैं, फिर भी उनकी दुकान में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में राहत के लिए दरवाजा खटखटाया है। बेंच ने संजय हेगड़े से सवाल किया कि क्या आपके मुवक्किल माने गणेश गुप्ता को नोटिस दिया गया था और क्या उन्होंने सार्वजनिक सड़क पर स्टॉल, कुर्सी इत्यादि रखे थे? इस पर हेगड़े ने अदालत से कहा कि कोई नोटिस नहीं मिला। तब मेहता ने अपनी बात दोहराई और कहा कि वो नोटिस दिखा भी सकते हैं। मेहता ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि दिल्ली वाले मामले में कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू हो गई थी। फरवरी में भी अभियान चला और फिर अप्रैल में कार्रवाई शुरू हुई। मकसद था सड़कों की सफाई करना क्योंकि सार्वजनिक रास्ता है। आज सुनवाई में सीपीएम नेता वृंदा करात की तरफ से वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्रनाथ भी पेश हुए। सुरेंद्रनाथ ने अदालत को बताया कि करात जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी पर सुबह 11:15 बजे पहुंच गई थी और प्रशासन को सीजीआई के बेंच द्वारा जारी आदेश के बारे में सूचित भी किया था। बावजूद इसके 12:25 तक तोड़फोड़ होती रही। करात को स्वयं बुलडोजर के सामने खड़ा होना पड़ा, तब जाकर वो रुका। अगर करात वहां न होती तो पूरा सी ब्लॉक ढहा दिया जाता। इस पर बेंच ने सवाल किया कि प्रशासन को न्यायालय के आदेश की सूचना वास्तव में कब मिली थी। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एमआर शमशाद ने सुबह 11 बजे के करीब व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह को न्यायालय के आदेश के बारे में जानकारी दे दी थी। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस बात में ये जोड़ा कि खुद मेयर साहब ने सुबह 11 बजे कह दिया था कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। यहां हम तुषार मेहता की बात को भी दर्ज करना चाहते हैं। मेहता ने कहा था कि दवे ने यह कहकर ठीक नहीं किया सुनवाई के दौरान कि तोड़फोड़ की कार्रवाई नोटिस के मुताबिक दोपहर 2 बजे की बजाय सुबह 9 बजे कर दी गई क्योंकि प्रशासन ने जानता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। मेहता ने कहा कि 2 बजे का वक्त एक दिन पहले के लिए था और सुबह 9 बजे का वक्त 20 अप्रैल के लिए ही था। सारी बातें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि आदेश के बाद भी कार्रवाई के जारी रहने पर न्यायालय का रुख सख्त रहेगा। इसके बाद न्यायालय ने आदेश पारित करने शुरू किए। आप सूची में देखिए क्या क्या आदेश थे, संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। अदालत ने कहा अगले आदेश तक जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। जमीयत की याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात शासन को नोटिस जारी किया गया। जमीयत को भी हलफनामे दाखिल करने को कहा गया है। इसमें उन्हें नोटिस पर अपनी बात रखनी है, साथ ही तोड़फोड़ की डिटेल पर भी अपना पक्ष बताना है। न्यायालय इस मामले को 2 हफ्ते बाद फिर से सुनने वाला है। जब ये आदेश पारित हो रहा था तब कपिल सिब्बल ने एक बार और ये मुद्दा उठाया कि जहांगीरपुरी की तरह ही देश के दूसरे सूबों में भी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगे। तब बेंच ने कहा कि पूरे देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तब सिब्बल ने कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ जो बुलडोजर्स के माध्यम से हो रही है उस पर रोक की आवश्यकता है। इसके बाद अदालत ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए तो बुलडोजर या ऐसी ही किसी दूसरी मशीन की आवश्यकता पड़ती ही है। तब सिब्बल ने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता। सिब्बल ने दलील दी कि अतिक्रमण वाकई एक गंभीर समस्या है, लेकिन इन दिनों मुसलमानों को अतिक्रमण के साथ नत्थी कर दिया गया है, यही समस्या की जड़ है।
बेंच ने कहा कि ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया जा सकता पूरे देश में। साथ ही सिब्बल से यह भी कहा कि आप ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो कुछ दिन पहले घटी थी और आपका डर है कि आगे भी घट सकती है, लेकिन एक बार जब हम मामले में आदेश दे रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ हो सकता है। इसके बाद सुनवाई समाप्त हो गई। अदालती कार्रवाई के ये ब्यौरे हमने कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से लिए हैं। हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं। हम साफ करना चाहते हैं कि न्यायालय की पूरी कार्रवाई की ब्यौरे देना संभव नहीं होता है, एक दिन में संक्षेपण करना पड़ता है। वकीलों की दलीलें और बेंच की टिप्पणियों का भी क्रम कई बार वैसा नहीं बना रह पाता जैसा था, बावजूद इसके दी ललन टॉप ने उपलब्ध जानकारी को समेटने की कोशिश की है। दर्शक जानते ही हैं कि कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी होती है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए हमने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पेश किया है। न्यायालय की कार्रवाई की एकदम सटीक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो न्यायालय से जारी आधिकारिक आदेश को ही रेफर किया जाए। आज हमारे साथी सिद्धांत मोहन और पंकज एक बार फिर फील्ड पर उतरे। वो मिले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह से। महापौर की भूमिका दो सवालों को लेकर सवालों के घेरे में है। पहली कि आदेश मिलने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई आखिर क्यों जारी रही। इस पर महापौर जी ने कह दिया कि उन्हें याद नहीं कि न्यायालय का आदेश मिला कब। खुद सुनिए इस बातचीत को। देखो, जैसे ही हमें पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो उसी समय तुरंत ही हमने कार्रवाई की कि उस पूरी मूवमेंट को वहाँ रोक लिया गया। जेसीबी हो या जो भी पता चला था सर आपको कितने बजे तक अंदाज़ा? ऐसे टाइम को तो मेरे इस समय ध्यान नहीं है। जैसे ही हमें पता चला, क्योंकि साइट में मैं भी था उस समय, हमने बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हमने ऑर्डर दिए कि इसको रोक दो, और रोकने के बाद हम भी वहाँ से चले गए और हमारे जो अधिकारी भी चले गए वहाँ से। टाइम का भी तो फ्रेम उतना नहीं ध्यान होगा, अंदाज़न मोटा मोटी भी अगर ध्यान में हो तो, क्योंकि इस समय कुछ बोलना तो फिर ठीक नहीं है। जिस चीज़ का ध्यान नहीं है तो उसको बोलना ठीक नहीं है। सिद्धांत ने महापौर से उन दुकानदारों के बारे में भी प्रश्न किया जिनका दावा था कि दस्तावेज होने के बावजूद उनकी दुकानें तोड़ी गई। सुनिए महापौर ने अपना बचाव कैसे किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कि देखो, ऐसा है कि सब चीज़ें उनके नोटिस में थी। अब वो सब जो प्रोसेस पूरे होने के बाद वो लोग सामने आ रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं सामने आए। और हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो इलीगल हो, क्योंकि हम इलीगलिटी के खिलाफ तो हम लोग खुद ही खड़े हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हर चीज़ लीगलाइज हो और हर चीज़ जायज़ हो, तो इसलिए हम गलत काम क्यों करेंगे। हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा कि जो बहुत ही कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो। तो रेडी पटरी हमने वहाँ से हटाई है या कबाड़ हटाया। जो कबाड़ था वो अनक्लेम्ड था वहाँ पर, जिन्होंने सारा रोड ब्लॉक कर रखा था। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, उन्होंने रात को ही 60% जो कबाड़ था उन्होंने रात को हटा लिया। हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों को नहीं पता था। अब ये सब क्योंकि ये लोग जब भी जो लोग इंक्रोच करते हैं तो नेचुरली जब आदमी इंक्रोच करेगा, हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो दोनों के अपने जो कहने का जो पक्ष है, जो हर आदमी का अपना अपना होगा, तो ठीक है। अदालती कार्यवाही, आरोप प्रत्यारोप अपनी तरफ हैं। दी ललन टॉप को आज भी जहांगीरपुरी में पसरी मायूसी नजर आई। सुनिए गणेश गुप्ता और रिहाना बीबी की आप बीती। जब वो बुलडोजर लेके आए, पहले भी कई बार ऐसा होता था, अतिक्रमण हटाने आते थे, अफसर आते थे, कागज़ देखते थे, फिर चले जाते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि जब मैं आए बुलडोजर लेके, मैं कहा अपने एमसीडी के अफसर को बुलाइए, एक थे उनसे बोल रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कागज़ दिखा रहा हूँ, पूरी डॉक्यूमेंट है, थैले में ले करके रखा था। वहाँ बार बार दिखाने की कोशिश, कोई एमसीडी का अफसर फ्रंट पर आने का तैयार नहीं था, कोई देखने का तैयार नहीं था कि हाँ कागज़ देखे। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बिलखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर उसके बाद उन्होंने बुलडोज़र लगा दिया। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, डोमिनेशन बंद कीजिए, फिर भी उसके तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और मेरी दुकान जो है तोड़ दी गई। रेडी बाहर था, मैं घर पे थी, जाने नहीं दिया पुलिस वाला। मैं कितना बार बोला, हाथ जोड़ा था उसका आगे कि मेरे को थोड़ा गाड़ी लाने दो, बोल रहा नहीं। पुलिस वाला बोल रहा हमारे से बड़ा बड़ा ऑफिसर है, हमारा नौकरी का सवाल है, हम कैसे जाने दें आपको। जाने नहीं देंगे, जाने नहीं दिया। कितने में खरीदी रेडी है? रेडी मेरा 70,000 से मैं बनवाया था। बनवाई? हाँ जी। क्या बेचती थी इस पे? पूरी सब्जी। चलते एक और बात दर्ज कर लेते हैं। दिल्ली के नगर निगमों पर काबिज है भाजपा, इसीलिए दूसरी पार्टियां भाजपा से सवाल पूछ रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जहांगीरपुरी जाने की कोशिश की। शुरू में खबरें आई कि पुलिस कांग्रेस नेताओं को मौके पर जाने नहीं दे रही। शाम तक ये खबर आई कि नेता जहांगीरपुरी पहुंच तो गए, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई के पीड़ितों से नहीं मिल पाए। आज आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधायक संजीव झा भी पहुंच गए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। रही बात आम लोगों की, तो उनका दिन आज भी अपना सामान और दुख बांटते समेटते बीता।
यह था आज का दी ललन टॉप शो। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुभ रात्रि।